अस्सलाम वालेकुम। आप जो कमेंट्स करते हैं वो लोगों के लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं, सीखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये सेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक सेशन मैंने कल किया था, एक सेशन आज कर रहा हूँ, तो सवालों के जवाब देना बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन है, एम इदरीस साहब कहते हैं जी के वेरी इंफॉर्मेटिव डिटेल ब्रीफिंग फॉर न्यू ट्रेडर, हाउ मच नंबर ऑफ स्टॉक्स विल बी सफिशिएंट इन पोर्टफोलियो। देखें, सबसे पहले तो आपकी जो है वॉच लिस्ट में कम से कम 40 से 50 स्टॉक होने चाहिए और डिफरेंट कैटेगरीज के स्टॉक्स होने चाहिए, ठीक है। अब आप मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए 40 से 50 अगर आपके पास स्टॉक्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के स्टॉक्स हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कैटेगरीज के हवाले से डिस्कस करूँगा लॉन्ग टर्म वाले चैनल पे। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि किस तरह की कैटेगरीज आप बना सकते हैं। 10-10, 15-15 स्टॉक्स पर कैटेगरीज आपके पास होने चाहिए, तो उनमें से जिसमें आपकी बाइंग ट्रिगर होगी वो आपके पास होने चाहिए। तो 15, 20, 25 तक भी आपके पास स्टॉक हो सकते हैं, और अगर मार्केट बहुत लंबी मंदी चली जाए डेफिनेटली फिर 50 स्टॉक्स अगर आपके पास वॉच लिस्ट में है तो 50 के 50 आपके पोर्टफोलियो में आ सकते हैं, ठीक है सर। तो बस 25-30 मेरा ख्याल है कि आपके पास होने चाहिए, और एक स्टॉक में अगर 25-30 होंगे तो ज़ाहिर बात है 5-7% ही आप अपने कैपिटल का इन्वेस्ट करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन है जी, गुड डे, आई अंडरस्टैंड दैट लॉन्ग टर्म। अच्छा, ये कह रहे हैं तारिक फारूक साहब हैं, वो कह रहे हैं मैं 70 साल का हो गया हूँ, व्हाट इज़ चार्म इफ गेट प्रॉफिट एट 80। कह रहे हैं मैं 70 का हूँ और 80 साल की उम्र में जाके अगर मुझे कोई प्रॉफिट मिलता है तो क्या फ़ायदा। डे ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट इज़ नॉट मेड फॉर डे ट्रेडिंग, व्हाट योर एडवाइस फॉर ओल्ड पीपल। सर, बात यह है कि आप 70 के हों या 30 के हों, मैं समझता हूं कि आपने अपनी लाइफ को ऐसे डिज़ाइन करना होता है कि ज़िंदगी का तो कुछ पता नहीं है। तो आपने अपने इन्वेस्टमेंट को ऐसे डिज़ाइन करना है कि आपको ये प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, समझ रहे हैं। तो आज रूल आपके लिए भी वही है जो 30 साल वाले के लिए है। ऐसा कोई रूल नहीं है सर, मेरी किताब मेरी डिक्शनरी में ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि यार 10 साल के लिए होल्ड कर लो, 20 साल के लिए होल्ड कर लो। भाई कुछ नहीं होता, 10 साल के बाद हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे हो, ठीक है ना। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। आपने लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करनी है सर, हमने 50% पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, या 50% के बाद हमने उसको राइड करना है। मज़ा आएगा आपको क्या कहते हैं, राइड करने का मज़ा आएगा। 50% आपको प्रॉफिट हो, उसके बाद आपका स्टॉक बढ़ रहा हो, मज़ा आएगा। और फिर जो आप अपनी लाइफस्टाइल के लिए पैसे निकालना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, प्रॉफिट में से निकाल लें, 20-25% निकाल लें, 30% निकाल लें, उससे आप इंजॉयमेंट करें। बड़ा अच्छा एक सिस्टम, एक सेटअप बन सकता है अगर आप बात को समझें। आप 70 के हों, 30 के हों, 50 के हों, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 50% आपको प्रॉफिट होना चाहिए कम से कम। 50% के बाद आप आधा प्रॉफिट, आप आधी चीज़ें सेल करें, आधे को राइड करें, जो जिसमें प्रॉफिट होता है उसको एंजॉय करें, ठीक है सर। और जो प्रॉफिट्स में जो एंजॉयमेंट हो सकती है ना, आपके अपने पैसों से एंजॉयमेंट, वो आप नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है सर कि एक्सीलेंट सर, अगर आप 5 मिलियन कैश हो तो इससे कितना कैश होल्ड रखना चाहिए, एंड बाकी एटलीस्ट मैक्सिमम कितने स्टॉक पोर्टफोलियो में रखने चाहिए कि मंथली 2 से 3 लाख रुपए विड्रॉल भी कर सकें घर के खर्चों के लिए। सर, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, ये बड़ी डिबेट है कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे काम करते हैं। वैसे तो सिंपल तरीका यही है कि देखें, 5 मिलियन अगर आपके पास कैश है ना, तो मेरे हिसाब से 50% से नीचे आपको इन्वेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि अभी तो मार्केट गिरी नहीं है। मार्केट को आप हो सकता है 6 महीने लग जाए, साल लग जाए गिरने में, 3 महीने लग जाए, हो सकता है 3 दिन लगे, बट आपको पैसे रखने ही रखने हैं। अगर मार्केट नीचे जाएगी और लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको पैसा रखना ही रखना है, 100% इन्वेस्टेड नहीं रह सकते। और इसके अलावा 2 से 3 लाख रुपए विड्रॉल करना, ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। मुझे बताएं, अगर आप एक ऐसे चक्कर में फंस गए हैं, आप इन्वेस्टेड हैं और हर आइटम में आपको 10-10, 15-15, 20-20% नुकसान हो रहा है या 30% नुकसान हो रहा है, आप मुझे बताएं
कि आप पैसे विड्रॉ कैसे करेंगे। हाँ ये है कि जो पैसे आपके एक्स्ट्रा पड़े हैं जो कि इन्वेस्टेड नहीं है, उनमें से आप पैसे इस्तेमाल करें, लेकिन जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो गए उसमें से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्ट्रेटजी के तहत ही विड्रॉ करेंगे आप। पैसे आपको 50% प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से फिर आप रूल रख सकते हैं कि यार 50% में से मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो आधा माल मैं बेच दूं और आधे माल को मैं मजीद राइड करूं, जो मैंने पिछले लास्ट क्वेश्चन में किया है। तो इस तरह की कोई स्ट्रेटजी आप बना के चल सकते हैं, लेकिन जो पैसा जो आपके बैंक में पड़ा है उसको तो आप जैसा मर्जी यूज़ करें, आप घर के खर्चों के लिए यूज़ कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, या इट्स अप टू यू। बट जो स्टॉक मार्केट में पैसे आपने शेयर बाय कर लिया, कोई स्टॉक बाय कर लिया, फिर आपने उसको स्ट्रेटजी के तहत ही चलना है। ये नहीं है कि यार मुझे पैसे ज़रूरत पड़ गए हैं तो मैं निकाल लूँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है सर। स्टॉक मार्केट में आते आप अपनी मर्जी से हैं, जाते आप जो है ना हालात की मर्जी से हैं वापस। ये जैसे वो बचपन में हम ना बॉलीवुड की या हॉलीवुड की फिल्में देखते थे ना, तो उसमें जो गैंग के अंदर आ गया ना, जो विलन के गैंग में आ जाता था, तो वो कहते थे आए अपनी मर्जी से हैं, जाएंगे आप हमारी मर्जी से। ये नहीं हो सकता स्टॉक मार्केट में कि आप अपनी मर्जी से आए जाएं, इस तरह नहीं होगा। आए अपनी मर्जी से, जाएंगे फिर आप स्ट्रेटजी की मर्जी से, तब जाकर आपकी दाल गलेगी, नहीं तो प्रॉब्लम में ही घिरे रहेंगे। ठीक है सर नवाजिश साहब, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी सवाल से शायद आपको कोई तसल्ली होगी हो। ना तसल्ली हो आपने दोबारा आप मुझे डिटेल में मैसेज करें, इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं आपको जवाब दूंगा। इसके बाद एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है जी, अहमद रज़ा साहब हैं, बहुत लंबा उन्होंने मैसेज किया, इसको आप थोड़ा सा फोकस इसको पढ़ सकते हैं सारे का। तो इनका कहने का मकसद ये है कि आवरली के अंदर ये कहते हैं जी कि एक तो इन्होंने आवरली का इसमें डिस्कस किया है कि मुझे आवरली में हम अगर एंट्री करें तो हमें जल्दी एंट्री मिल जाएगी। दूसरा इन्होंने डिस्कस किया है जी कि क्या कहते हैं, मैं पढ़ देता हूँ। सर आप कहते हैं कि अच्छे एंड पेशेंस वाले इन्वेस्टर्स वीकली टाइम फ्रेम पर यूज़ करते हैं। सर ये बताएं कि अगर हम वीकली टाइम फ्रेम यूज़ करें तो स्टॉप लॉस कितना रखना आइडियल होगा। मैंने बैक टेस्टिंग किया है, 15% जल्दी हिट नहीं होता। अगर स्टॉक ट्रेंड में हो तो आप अपना एक्सपीरियंस से बताएं। सर मैं कहता हूं कि अगर आप वीकली में एंट्री ले रहे हैं ना, वीकली चार्ट में, देखिए पहली बात तो ये है कि आपकी, मैंने बोला है कि आपके पास 3 फैक्ट्रीज चल रही होती हैं। एक फैक्ट्री है डेली वाली, आवरली को मैं फैक्ट्री नहीं मानता, वो फुद्दू पैसेंजर काम है। आवरली में कोई एंट्री पहले नहीं मानता मैं, डेली में पहली एंट्री हमारी डेली में होनी चाहिए। आवरली के अंदर जो हम एंट्री करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ डेली को सपोर्टिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं, है वो डेली टाइम फ्रेम पे ही हम काम कर रहे हैं, बट आवरली को हमने एक टूल बनाया हुआ है कि हम डेली के अंदर इंटर रहें। ठीक है, पहली फैक्ट्री हमारी डेली वाली है, सेकंड फैक्ट्री हमारी वीकली वाली है, और थर्ड फैक्ट्री हमारी मंथली वाली है। आप ये कर सकते हैं कि जो डेली वाली है हमारा 6% का स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, और इसी तरह जब आप वीकली में आते हैं तो अपना स्टॉप लॉस 8%, 9%, इससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर मसला है। और इसके बाद जब आप मंथली पे जाते हैं तो अपना जो स्टॉप लॉस है वो 10%, 12% से कम ही रखें, तो 10 से 12% आप रख सकते हैं। बस ये 3 फैक्ट्रीज आपकी चल रही हैं, और उसके बाद इन्होंने कहा है, और इनको अलग अलग लेके चल रहे होंगे, आप मिक्स नहीं करेंगे आप। ठीक है, इनको आप मिक्स नहीं करेंगे। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो पोजीशन चल रही है वो आपकी उसमें चल रही है, जो वीकली की चल रही है वो उसमें चल रही है, और मंथली की है उसमें चल रही है। उसके बाद कहते हैं, सेकंड कहते हैं, इसके अगर हम डेली पे एंट्री ले चुके हैं एंड प्रॉफिट को लंबा करने के लिए वीकली पे मूव कर लें, जैसे हम आवरली से डेली पे आ जाते हैं, तो जैसे स्टॉक मैच्योर हो जाता है तो हम डेली पर मूव कर देखें, जब आपकी एंट्री होगी ना सर, तो हमारा आवरली, डेली, वीकली ख़त्म ही हो जाता है। हम एंट्री के लिए ये गेटवे यूज़ करते हैं, आवरली, डेली, मंथली, वीकली। बाकी तो फिर हम जो एग्जिट के लिए तो हम परसेंटेज हमने रखी हुई है। ठीक है, बहुत से तरीके होते हैं एग्जिट करने के, लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ, या जो मैं डिस्कस करता हूँ, या जो हम कहते हैं यार किसी एक तरीके को तो अपनाना है, तो वो हम कहते हैं यार हम परसेंटेज ले लेते हैं, हम किसी और चक्रों में पड़ते नहीं है, सिंपल सा। क्योंकि मैं सिस्टम का बंदा हूँ, मैं कहता हूँ वो ही काम करें जो सिस्टम संभाल सकता है। ठीक है जी, तो हम
एक मिनट, अच्छा जी, हम वही काम करें जो सिस्टम संभाल सकता है सर। ठीक है जी, तो अच्छा जी, हम वही काम करेंगे जो कि सिस्टम संभाल सकता है। तो हम जाते हैं उसके साथ सॉरी मैं कुछ और सोच रहा था। तो हम जाते हैं परसेंटेज के साथ। तो हम जब परसेंटेज पे जा रहे हो ना, तो फिर कोई ऐसा मसला नहीं है। हमारी 3 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, 3 पोजीशन अलग अलग चल रही हैं, उनका स्टॉप लॉस भी अलग है, उनका टारगेट भी अलग है, हर चीज़ अलग है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कह रहे हैं कि अभी अच्छा, जैसे डेली का 10% स्टॉप लॉस रखते हैं, इस तरह वीकली पे स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? डेली पे आप 10% स्टॉप लॉस रखते हैं यार। स्टॉप लॉस 10% स्टॉप लॉस तो मुझे लगता है ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 10% स्टॉप लॉस रखेंगे, उसके बाद वो मूव करना शुरू ऊपर हो जाए, साथ ही एंट्री भी बन जाएगी आपकी। तो स्टॉप लॉस अगर आप डेली पे रखते हैं, 6% स्टॉप लॉस बहुत होता है। क्योंकि देखें, आप सेल कर दें 6% पे स्टॉप लॉस आपका आएगा, सेल होगा, इतनी देर में आवरली में आपकी काबू में आ चुका होगा। अगर वो बढ़ेगा तो आवरली में आप एंट्री कर लेंगे आप। तो आवरली में एंट्री करें या डेली में एंट्री करें, बात एक ही है, लेकिन पहले डेली में एंट्री होगी। डेली में वो सुपर ट्रेंड में जाएगा, ठीक है, डेली में सुपर ट्रेंड में जाएगा, तो तब आपका वीकली में आपकी वो एंट्री बनती है ना। तो पहले सबसे पहले आपने एंट्री उसमें नहीं जाना, वीकली में नहीं जाना। अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत लंबा क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में। वो कह रहे हैं जी कि सर, अगर एक स्टॉक पर बार अपनी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहा है, अभी थोड़ी टेक्निकल होगी है तो इसलिए जो लोग थोड़ा सा टेक्निकल जानते हैं वही समझ सकते हैं। अपने रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहा हो एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान कंसोलिडेशन में हो, एंड हम लाइन लगा लें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो टीकेटी स्ट्रेटजी के हिसाब से डेली या वीकली में एंट्री अक्सर रेजिस्टेंस के पास मिलती है एंड स्टॉक अक्सर रिवर्स हो जाता है। लेकिन अगर स्टॉक सपोर्ट से उठे एंड 3% से 5% की मूव बनती है तो आवरली टाइम फ्रेम से इंटर जल्दी हो जाते हैं। तो क्या हम टीकेटी स्ट्रेटजी से आवरली में बाय कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को टारगेट करें, तो क्या ये सही होगा? हमारा रिस्क मैनेजमेंट खराब तो नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एचकार की दी है जी के काफ़ी टाइम से एक बैंड बनाया हुआ है डेली पे 240 से 312 से ऊपर 340 तक भी जाता है। हम 312 को ही टारगेट में कर लेते हैं, को आवरली में एंट्री करवा दी, जबकि डेली पर एंट्री भी नहीं हुई एंड रेजिस्टेंस से स्टॉक वापस आ गया। अगर हम मान के चलें कि उस वक्त हम आवरली पे टीकेटी स्ट्रेटजी से सपोर्ट से उतने वाली प्राइस को लेते तो 10% से 12% प्रॉफिट भी गेन कर लेते। क्या ये सही होता या मैं गलत ट्रैक पर हूँ? सर, पहली बात तो ये है कि हम जब मार्केट फर्स्ट कर लें, एक स्टॉक है उसने चलना शुरू किया, तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि सबसे पहले आवरली पे एंट्री होती है, फिर डेली पे होती है, फिर वीकली पे होती है, फिर मंथली पे होती है। हम आवरली पे एंट्री नहीं करते, हम करते हैं डेली पे एंट्री करते हैं। अगर डेली पे एंट्री बनती है तो हम इंटर होंगे, अदरवाइज हम इंटर नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहता है जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे जो बंदा काम कर रहा होता है तो उसको आवरली टाइम फ्रेम खींच रहा होता है। आवरली टाइम फ्रेम जो है ना आपको खींचता है और कहता है भाई तू मेरे पास आ, मैं तुझे जल्दी इंटर करवाता हूँ, डेली वाला इंटर नहीं करवाता। ये ना आवरली वाला डेली की शिकायत लगा रहा होता है आपको, और आप उस शिकायत में आ जाते हैं। समझ रहे हैं बात मेरी? जैसे घर में होता है ना, कोई शरारती बच्चा होता है, वो बड़े बच्चे की ऐसी शिकायत लगाता है तो बड़ा बच्चा खामखा जाना लपेटे में आ जाता है। वो हालांकि वो शरारती है भाई, छोटा बच्चा शरारती है, उसकी हर बात ना माना करें, आप समझा करें, चीज़ों को देखा करें। आवरली टाइम फ्रेम या कोई भी छोटा टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम की चुगली लगा रहा होता है और आपको कह रहा होता है आप पागल हो यार कि आप आवरली में काम नहीं करते, आप डेली में काम करते हो। इसी तरह जो वीकली में काम करते हैं ना, तो वीकली वाले को डेली वाला खींच रहा होता है। डेली में एंट्री होती है 50 रुपए में, वीकली में जाके एंट्री हो रही होती है 65 रुपए में। ये बात थोड़ा समझें, ये डेटा से नहीं आप समझेंगे, ये एक नफ्सियात से समझेंगे, एक साइकोलॉजी से समझेंगे। हमें मैच्योरिटी चाहिए होती है, मैच्योरिटी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात,
तमाम स्ट्रेटजीज को आपने मिक्स नहीं करना। देखें जैसे मैंने आपको बोला ना कि जब हम डेली पे काम कर रहे हैं और डेली पे काम कर रहे हैं, वीकली पे काम कर रहे हैं, मंथली पे काम कर रहे हैं, हमारी 3 फैक्ट्रीज चल रही हैं, तीनों फैक्ट्रीज का ऑरा ही अलग है, सिस्टम ही अलग है, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। इसी तरह जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करने वाले लोग हैं, वो लोग, उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है। मैं उनकी स्ट्रेटजी को नहीं मैं वो कर रहा, उसके खिलाफ नहीं बात कर रहा, बट हमारी जो स्ट्रेटजी है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के खिलाफ काम करती है। हम सपोर्ट को मानता ही नहीं हूँ। हमारे जो टीकेटी है, मैं मानता हूँ, बट टीकेटी नहीं मानती। टीकेटी हम सपोर्ट पे लेते ही नहीं है ना, हम रेजिस्टेंस को लिफ्ट करवाते हैं। अगर रेजिस्टेंस पे हमारी बाइंग ट्रिगर हो रही थी, हम बाइंग कर लेते हैं। एक स्ट्रेटजी को दूसरी स्ट्रेटजी के साथ मिक्स ना करें, वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी। और एक स्ट्रेटजी को अपने ऑरा में रहने दें, अपने सिस्टम में रहने दें, उससे मूव ना करें, आप मिक्स ना करें चीज़ों को, फ्यूजन ना करें, बहुत ज़्यादा फ्यूजन ना करें। हल्का हल्का चेंजिंग ठीक है, समझ में आती है, लेकिन सपोर्ट पे बाइंग करना, देखें जो बंदा मोमेंटम ट्रेडिंग करता है वो सपोर्ट पे बाई नहीं करता, ठीक है ना, उसकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। कुछ लोग होते हैं सपोर्ट पे बाय करते हैं, वो बड़ी हिम्मत वाले लोग होते हैं, मैं समझता हूँ वो काम करती है। ऐसा नहीं कि सपोर्ट पे बाय करने से काम नहीं चलता, काम चलता होगा उनका। इसी तरह रेजिस्टेंस पे सेल करना, रेजिस्टेंस पे सेल करना कभी कभार उनके लिए बेहतर होता है, वो नीचे आके बाय कर लेते हैं। तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक अलग चीज़ है। 10 से 12% हमने क्यों गेन लेना है, या 8-10% की मूवमेंट हमने, वो तो देखें जो डे ट्रेड करने वाले हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे काम करने वाले हैं, वो 5-7%, 3%, 2%, 1% पे काम करते हैं। हमारा तो ऐसा है ही नहीं, सिस्टम नहीं, हम इतने चक्रों में फंसना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर काम करता है उसका माइंड ही डिफरेंट होता है। मैं तो कहता हूँ डेली से निकलें, जान छोड़ाएं, वीकली पे आएँ। ये तो डेली तो मैं समझ लें कि बालत मजबूरी रखा हुआ है आप लोगों के साथ डिस्कशन करने के लिए कि आप लोग नहीं समझेंगे वीकली टाइम फ्रेम को, लेकिन हो सकता है कि आप डेली को समझ जाएं तो फिर वीकली पे भी आ जाए। लेकिन आवर्ली या 30 मिनट 15 मिनट, लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं डेली डे ट्रेड जो करते हैं लोग 5 मिनट पे करते हैं, 1 मिनट पे करते हैं। अब तो 1 मिनट से कम पे भी सेकेंड्स वाला भी काम आ गया सर, अब तो अजीब अजीब कहानियाँ हो रही हैं। लेकिन बहरहाल आप लोग जो हैं वो जो स्ट्रेटजीज हैं, हाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो स्ट्रेटजी है उसको आप अलग से अगर चला सकते हैं तो आप चला लें। मैंने पहले भी कहा था कि आप मल्टीटास्किंग करेंगे तो आपके लिए इशू हो सकता है, लेकिन आप समझते हैं कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक वक्त में मैनुअल 5-6 स्ट्रेटजीज को चला सकते हैं, रन कर सकते हैं, कर लें। मैं समझता हूँ कि शायद मुश्किल होता हो लोगों के लिए, क्योंकि मैं अपने दिमाग से सोचता हूँ मेरा साबुन थोड़ा स्लो है, ज़रूरी नहीं कि आपका भी साबुन स्लो हो, आपका तेज़ हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी, मेरा ख्याल है सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। 2 वीडियोस मैंने बनाई हैं क्वेश्चन आंसर की, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो मुझे लगता है कि आप बहुत सीरियस हैं, और अगर आप सीरियस हैं तो फिर आप ना स्ट्रेटजी को आपने अवॉइड ना करें, स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करें और स्ट्रेटजीज़ के थ्रू ही काम करें। लिख लें, डायरी पे चीज़ों को लिख लें और बिल्कुल डिटो कॉपी आपने उसी तरह काम करना है। मार्केट का सेंटीमेंट्स चेंज होते रहते हैं भाई, आपका दिमाग भी चेंज होता रहेगा, दिल भी चेंज होता रहेगा, लेकिन डायरी पे जो लिखा है ना वो नहीं चेंज होगा। टिक करते चले जाएं और उसी के ऊपर अपने काम। डायरी पे लिख दिया कि ये मैंने 100 लिया, ये ओजीडीसी इतने का मैंने लिया, इतने का सेल करना है। डायरी बोले तो सेल करना है, डायरी ना बोले तो भाई नहीं सेल करना, कुछ भी हो जाए। डायरी पे लिख दिया कि इतने पे आएगा तो मैंने इसको एवरेज करना है, फिर उतने पे ही एवरेज करना आपने, कुछ भी हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें सर। बहुत शुक्रिया।